हेलो गाइस। आज मैं आपके सामने कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम का बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ। बेसिकली हमारे सिलेबस में प्रैक्टिकल है टीडीएस का, और पेरोल में प्रैक्टिकल है थोड़ा सा कि सैलरी पे टैक्स कैसे कटता है, और अगर आप किसी को कोई पेमेंट करते हैं या रिसीव करते हैं, अगर रिसीव करेंगे तो वो काट के देगा, अगर हम पेमेंट करेंगे तो हम काटेंगे। अगर वो एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा हो जाता है तब आपको काटना है टैक्स। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें उसके अंदर है, पहले वो करेंगे फिर हम समझेंगे टीडीएस क्या होता है। तो छोटा सा कुछ थ्योरी का क्वेश्चन आ सकता है। तो लेट अस स्टार्ट, क्या क्या हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो हम देखेंगे टैक्स क्या होता है, कितने टाइप के टैक्सेस होते हैं, पैन टैन क्या होता है, टीडीएस का कॉन्सेप्ट क्या है वो अलग स्लाइड्स है, किस तरह से हम टीडीएस को कंप्यूट करते हैं, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है। तो टैक्स क्या है कि जब किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट को विकास करना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और लोगों का वेलफेयर करना है, तो उसके लिए उनको क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो जब गवर्नमेंट आपकी हार्ड अर्ड इनकम से क्या करती है, कुछ पैसा एक्सट्रैक्ट करती है, किस लिए एक्सट्रैक्ट करती है, वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशन या कंट्री। तो उस पर्टिकुलर अमाउंट जो एक्सट्रैक्ट किया है तो उसको हम टैक्स बोलते हैं। तो दो तरह के टैक्सेस हैं, एक डायरेक्ट टैक्स है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है, जो किसी भी पर्सन की इनकम पर डायरेक्टली इम्पोज होते हैं। जैसे मेरी इनकम है, मान लो सैलरी से आ रही है तो मैं टैक्स दे रहा हूँ, मेरा बिजनेस है तो मैं अपने प्रॉफिट पे टैक्स दे रहा हूँ। तो जो किसी भी डायरेक्टली किसी पर्सन की इनकम पे इम्पोज होते हैं उनको हम प्रत्यक्ष कर या डायरेक्ट टैक्सेस बोलते हैं, जिसका बर्डन हम शिफ्ट नहीं कर सकते। मेरी इनकम मैं दूंगा, कोई दूसरा नहीं देगा। हाँ, उसको छोड़कर कि मान लो कोई रिप्रेजेंटेटिव एसएससी है, वो अलग केसेस है। प्रोग्रेसिव का मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी तो टैक्स का स्लैब रेट 10 की जगह 20, 30 या 5 से अब चला जाएगा। तो एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, जैसे इंडिया में जो डायरेक्ट टैक्स है, तो इनकम टैक्स, एक कॉर्पोरेट टैक्स जो कंपनीज पे लगता है उसको हम कॉर्पोरेट टैक्सेशन बोलते हैं। और डिविडेंड पे आपने जैसे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में पढ़ा है, सीडीटी लगता है, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, उसको हम डीडीटी भी बोलते हैं, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या हैं, जो डायरेक्टली इम्पोज नहीं होते, जिसका बर्डन हम क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं। जैसे होलसेलर रिटेलर से लेता है, रिटेलर क्या है, कस्टमर से लेगा। तो जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया कि जैसे मैन्युफैक्चरर जीएसटी लेगा किससे, होलसेलर से, होलसेलर लेगा रिटेलर से, रिटेलर लेगा कस्टमर से। तो ये पूरा सप्लाई चेन है। तो जब हम क्या करते हैं, शिफ्ट कर देते हैं टैक्स बर्डन किसी दूसरे पर्सन पे, तो दैट आर कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो जीएसटी, एक्साइज, जीएसटी आने के बाद वैसे तो सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस खत्म हो गए, बट एक्साइज जैसे वाइन्स पे लग रहा है, लिकर पे लग रहा है, कस्टम्स भी अभी पूरा नहीं गया है, तो इसलिए दो तीन ये टैक्सेस हैं, ये हमारे इनडायरेक्ट टैक्स। तो यहाँ पे हम इनकम टैक्स की बात करेंगे, जीएसटी की हम कर चुके हैं और थोड़ा सा टीडीएस के साथ पढ़ेंगे। इनकम टैक्स क्या है कि डायरेक्ट टैक्स है। इंडिया में जो इनकम टैक्स लगता है, इंडियन इनकम टैक्स 1961 के अंडर लगता है, जो हर साल चेंजेस होते हैं आपके इनकम टैक्स में। तो यूनियन बजट, जो केंद्रीय बजट आता है, उसके अंदर फाइनेंस एक्ट होता है, जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के जो भी अमेंडमेंट्स होती हैं, जो भी चेंजेस होते हैं, वो दिए होते हैं। तो हर साल इसीलिए थोड़ा थोड़ा चेंज होता है, क्योंकि जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग हमें चेंज करना पड़ता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है जो हम बार बार यूज करेंगे। पर्सन कौन होता है, कि एक व्यक्ति क्या होता है इनकम टैक्स के अंदर। तो 7 तरह के पर्सन जो है इनकम टैक्स देते हैं अपनी इनकम पे। जैसे इंडिविजुअल का मतलब सिंगल पर्सन, जैसे मैं हूं मान लो, तो ये मैंने इंडिविजुअल। एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इंडिविजुअल क्या, सोल प्रोप्राइटरशिप, वो भी क्या इंडिविजुअल है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है। एक फर्म है, चाहे वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी फर्म है या लिमिटेड लाइबिलिटी फर्म है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्म को हम क्या है, पर्सन मान के टैक्स लगाएंगे। कंपनी पढ़ा भी है आपने, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। एसोसिएशन ऑफ पर्संस, एसोसिएशन ऑफ पर्संस क्या है कि एक कंपनी और फर्म दोनों मिलके मान लो कोई जॉइंट वेंचर शुरू करते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं, तो कंपनी इज अ पर्सन, फर्म इज ऑल्सो एन आर्टिफिशियल पर्सन, तो बोथ आर एसोसिएशन ऑफ पर्संस। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल सिमिलर नेचर है कि ए बी सी, मान लो 3 इंडिविजुअल्स हैं, एक्स वाई जेड, 3 इंडिविजुअल पर्सन है, दे आर नॉट अ कंपनी इन इटसेल्फ, दे आर नॉट फर्म इन इटसेल्फ, दे आर इंडिविजुअल्स।
वो कोई मिल के बिजनेस शुरू कर देते हैं, मान लो मोमोज का बिजनेस उन तीनों ने शुरू कर दिया, तो दिस विल बी दे विल बी नोन एज बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। लोकल अथॉरिटी जैसे आपकी म्यूनिसिपैलिटी है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, पंचायत है, तो जितने भी लोकल लेवल पे जो मैनेज करती हैं, तो लोकल अथॉरिटी। कोई भी आर्टिफिशियल जिसका स्टेटस है, जुडिशियल स्टेटस जिस भी पर्सन का, जैसे हॉस्पिटल है, तो वो किसी ना किसी एक्ट में क्या होंगे, रजिस्टर होंगे, चाहे वो एसोसिएट मतलब फर्म बनती है, कुछ भी चैरिटेबल ट्रस्ट है, यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, हर कोई, तो जिनका हिंदू देवी देवता, जैसे आप मान लो किसी टेम्पल का नाम क्या है, श्री हनुमान मंदिर है, तो कभी भी आप उनका लेटर देखेंगे फॉर हनुमान मंदिर, क्योंकि हनुमान जी तो आके टैक्स देंगे नहीं, तो हिंदू देवी देवता क्या होते हैं, टैक्स देते हैं, जिनके नाम पे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जो भी है, एसएससी। तो ये 7 तरह के पर्सन क्या है, टैक्स देते हैं, इनको हम बोलते हैं एसएससी। एसएससी मीन टैक्स पेयर, करदाता, हिंदी में कर देने वाला, कर मीन टैक्स। तो कौन होगा, यहाँ पे मैंने सिंपल भाषा में लिखा है, वैसे और टर्म्स भी हम यूज करते हैं, कि जिसकी टोटल इनकम जो है, अगर वो सीनियर सिटीजन नहीं है, सुपर सीनियर सिटीजन नहीं है, मतलब 60 साल से ऊपर या 80 साल से ऊपर नहीं है, तो 2.5 लाख। अगर 60 साल से ऊपर 80 से लेस है तो 3 लाख, 80 से ऊपर है तो 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता। अगर इससे ऊपर हो गई तो ही विल बी एसएससी। तो जिसका टीडीएस कट गया, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, मान लो मेरी सैलरी 2.5 लाख से हो जाती है, तो मेरा कॉलेज जो है टैक्स काटेगा उस पर, तो दैट इज कॉल्ड टीडीएस। टीसीएस मीन टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। तो स्पेसिफिक आइटम्स है, जैसे टिम्बर है, तेंदू लीव्स है, टोल प्लाजाज है, जब आप सेल परचेज कर दें गुड्स की, उस टाइम पे टैक्स क्या है, कलेक्ट हो जाता है, तो उसको हम टीसीएस बोलते हैं। तो जिस पर्सन का टीडीएस कट गया या टीसीएस कलेक्ट हो गया, तो उसके अगेंस्ट भी टैक्स की कार्रवाई तो शुरू हो गई। तो ये एसएससीज होंगे। इनकम में क्या क्या इंक्लूड होता है, कॉन्सेप्ट में देखें तो चाहे वेजेस है चाहे सैलरीज है, वो हमारी इनकम है। कोई रेंटल इनकम आ रही है, डिविडेंड इनकम आ रही है, बिजनेस या प्रोफेशन के प्रॉफिट्स हैं, अलाउंसेस की सैलरी तो आपको मिल ही रही है। इसके अलावा अगर आपका एम्प्लॉयर आपको क्या है, कोई कैश पेमेंट्स करता है सैलरी के अलावा, मॉनेटरी पेमेंट्स इन एडिशन टू सैलरी, जैसे महंगाई बढ़ रही है, इंडेक्स नंबर्स में भी आप पढ़ते हैं डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग। एचआरए, अगर आप किराए पे रह रहे हैं तो उसकी कंपनसेशन के लिए, पूरा तो नहीं, कंपनसेशन के लिए आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलता है। परक्विजिट्स मीन फैसिलिटीज, जिनको हम मनी की फॉर्म में क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। जैसे आपको अलाउंस ना देके आपका एम्प्लॉयर आपको गाड़ी देता है, गाड़ी की सारी मेंटेनेंस, पेट्रोल, सारे एक्सपेंसेस जो है वो बॉर्न करेगा, तो ये फैसिलिटी है, बट इट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। टेलीफोन फैसिलिटी दे दी कि मोबाइल का बिल आपका एम्प्लॉयर देता है। आपके बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं तो उनकी फीस आपका एम्प्लॉयर दे रहा है, या वो एम्प्लॉयर के स्कूल में पढ़ते हैं। तो परक्विजिट मीन एमिनिटीज, फैसिलिटीज। कैजुअल इनकम का मीन्स लॉटरी, जैसे न्यूज़पेपर में क्रॉसवर्ड पजल्स वगैरह आती हैं, टीवी पे आप कौन बनेगा करोड़पति गेम्स देखते हैं, तो दीज आर कैजुअल इनकम्स। नॉन रिकरिंग की बार बार नहीं होंगी। कैपिटल गेन्स, आप अपने शेयर सेल करते हैं, कोई लैंड एंड बिल्डिंग सेल करते हैं, तो वहां से आपको प्रॉफिट होता है। डायरेक्टर की जो फीस है, डायरेक्टर अपनी सिटिंग फीस लेता है, कमीशन वगैरह मिलते हैं, तो वो सारी आपकी क्या इनकम। तो इनकम कब इनकम बनेगी, उसका डेफिनेट सोर्स होना चाहिए। जैसे मैं अगर जॉब कर रहा हूँ तो मेरा सोर्स क्या है, सैलरी है। अगर मैं अपना कोई प्रोफेशन कैरी ऑन कर रहा हूँ या बिजनेस कैरी ऑन कर रहा हूँ, तो मेरा बिजनेस है। तो इनकम चाहे आपने लीगली अर्न की हो या टेंटेड में इलीगल हो, दोनों तरह की इनकम पे आपको इनकम टैक्स देना है, दोनों टैक्सेबल है। इनकम चल कम फ्रॉम आउटसाइड, कि बाहर से ही आती है, जॉब कर रहा हूँ मेरा एम्प्लॉयर दे रहा है, अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो मेरा कस्टमर दे रहा है, अगर मेरी हाउस प्रॉपर्टी रेंट पे है तो मेरा टेनेंट दे रहा है। तो इनकम में भी टेम्पोरेरी, कोई जरूरी नहीं आपके, तो मैं तो 6 महीने जॉब करता हूँ, तो चाहे आपकी इनकम अगर उस स्लैब से ऊपर आ रही है तो आपको टैक्स देना, दैट विल बी द पार्ट ऑफ इनकम। तो इसलिए टेम्पोरेरी भी हो सकती है, परमानेंट भी हो सकती है। अब बात करते हैं ग्रॉस टोटल इनकम की। इंडिया में जो टैक्स लगता है वो 5 हेड में ये सारी इनकम क्लासीफाई होती है। अगर आप सैलरी कर रहे हैं तो इनकम फ्रॉम सैलरी हेड नंबर 1, रेंटल इनकम जनरेट कर रहे हैं तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो थर्ड हेड, पीजीबीपी, प्रॉफिट और गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन,
कैपिटल गेन्स, अगर आप कोई भी कैपिटल एसेट जैसे बताया था शेयर सेल करते हैं, म्यूचुअल फंड की यूनिट्स आप सेल करते हैं, और इसके अलावा इन 4 हेड में अगर कोई भी इनकम नहीं आई है, बची खुची जो भी है, तो फिफ्थ हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो इन पांचों हेड का टोटल कर देंगे तो उसको ग्रॉस टोटल इनकम, सकल कुलाय बोलते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट, देखो टोटल इनकम। टोटल इनकम मैंने नहीं लिखा है, ग्रॉस टोटल इनकम पे टैक्स नहीं देना आपको, टोटल इनकम पे टैक्स देना। तो टोटल इनकम मीन्स ग्रॉस टोटल इनकम में से आपको कुछ डिडक्शंस मिलती हैं, वो भी आगे बताऊंगा। तो वो तो प्रीवियस ईयर, ये बड़े इंपॉर्टेंट चीजें हैं। प्रीवियस ईयर का मतलब जिस साल की इनकम पे टैक्स देना है उसको हम बोलते हैं प्रीवियस ईयर। जैसे अभी आपका 31 मार्च को साल खत्म हो गया, 1 अप्रैल 2019 से 2020, तो इस साल की जो इनकम 31 मार्च को आप अपने अकाउंट फाइनलाइज करोगे और टोटल इनकम आप कंप्यूट करेंगे, मेरा क्या प्रॉफिट हुआ है, मुझे सैलरी से कितनी इनकम आई है। तो देखो, बिगिंस ऑन 1 अप्रैल एंड ऑन 31st, मैंने एग्जांपल दे दिया, 1 अप्रैल 18 से 31 मार्च 19। तो असेसमेंट ईयर का मतलब जिस साल में टैक्स लगना है, कर निर्धारण वर्ष बोलते हैं, जिस साल में टैक्स को डिटरमाइन किया जाता है उस इनकम पे। अब 31 मार्च को तो इनकम आई, टैक्स तो नेचुरल है, उससे आगे ही लगेगा, कैलकुलेशन होगी। नेक्स्ट जो ईयर होगा, जैसे 18-19 है तो 19-20, ये वो भी 1 अप्रैल से 31 मार्च, जिस साल में देखो टैक्स लेवाई होना है, जिस साल टैक्स लगना है, तो उस ईयर को हम बोलते हैं असेसमेंट ईयर। तो मीन सक्सीडिंग टू द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर से जो नेक्स्ट होता है उसको हम असेसमेंट ईयर बोलते हैं, उससे जो प्रीसीडिंग होता है उसको प्रीवियस ईयर बोलते हैं। नेक्स्ट है, देखो किस रेट से टैक्स लगेगा। हमने सिंपल सी बात की है, जो भी इंडिविजुअल और एचईएफ की बात यहाँ हो रही है, बाकी फर्म कंपनी मैं नहीं डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि हम सिंपल करेंगे, बाकी फाइनल ईयर में पढ़ेंगे। तो अगर कोई 60 साल से नीचे है तो 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 2.5 से 5 5%, 5 से 10 20%, 10 से ऊपर 30%। क्योंकि ये सैलरी में काम आएगा इसलिए समझा रहा हूँ। सरचार्ज, टैक्स के ऊपर जो टैक्स लगता है, ये जो ऊपर आपने 5%, 20 या 30 कैलकुलेट कर लिया, इसके ऊपर लगेगा। अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख से कम है तो 0% सरचार्ज है। 50 लाख से ऊपर है लेकिन 1 करोड़ से कम है तो 10%, 1 करोड़ तक है, और 1 करोड़ से ज्यादा है तो 15%। इसके अलावा इन दोनों का टोटल कर लेंगे, बेसिक प्लस सरचार्ज का, बेसिक टैक्स रेट है प्लस सरचार्ज, इन दोनों के ऊपर जो लगेगा वो सेस होता है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%। सेम है, सिर्फ चेंज क्या हो गया, 60 से ऊपर लेकिन 80 से कम, 60 या 60 से ऊपर। यहाँ 2.5 की जगह 3 हो गया, बाकी देखो सब सेम। यहाँ पे 80 साल या उससे ज्यादा, यहाँ पे चेंज हो गया, 5% वाला हट जाएगा, 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 5 से 10 20 है, 10 से ऊपर 30 है। सरचार्ज इसके ऊपर लगेगा, ये सेम है, एजुकेशन से सेम। तो इस तरह हम टैक्स की कंप्यूटेशन करते हैं। अब ये कुछ प्रोविजंस हैं, देखो सैलरी में से आपको डिडक्शन मिलती है 40,000 की। गवर्नमेंट ने ट्रैवल ट्रांसपोर्ट अलाउंस खत्म कर दिया था और मेडिकल फैसिलिटी, ये दो चीजें खत्म करके 2019-20 से गवर्नमेंट ने क्या स्टैंडर्ड रिडक्शन दिया था सैलरीड पर्सन के लिए है, देखो 40,000 फ्लैट। 2019-20, 2020-21 के लिए 50 हो गई है ये। जब आप रेंटल इनकम जनरेट करेंगे तो आपको डिडक्शन मिलती है। देखो एनुअल वैल्यू का मीन जितना रेंट आपको मिला या मिलना है, उसमें से जो हाउस टैक्स, फायर टैक्स एंड सैनिटेशन टैक्स जो भी आप देते हो म्यूनिसिपैलिटी को, तो इसलिए म्यूनिसिपल टैक्सेस तो ये एनुअल वैल्यू आ जाएगी। दो डिडक्शन मिलती है, तो 30% इसी का एनुअल वैल्यू का, रिपेयर कराई आपने घर की, व्हाइट वॉश कराया, जो भी इंश्योरेंस प्रीमियम दिया, तो गवर्नमेंट ने अलग अलग डिडक्शन देने की बजाय आपको फ्लैट दे दी, चाहे आपने कराई या नहीं कराई, हर साल सिर्फ रेंटल इनकम जब लेट आउट करते हैं प्रॉपर्टी। क्योंकि जब खुद रह रहे हैं तो किराया तो जीरो हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड की बात की है कि अगर सेल्फ लेट आउट में जितना मर्जी लोन हो, लेकिन जब सेल्फ ऑक्यूपाइड का मतलब खुद रह रहे हैं, उसको बनाने के लिए, परचेज करने के लिए आपने लोन लिया, या उसकी रिपेयर या रेनोवेशन के लिए आपने लोन लिया, खुद की बात हो रही है। क्योंकि लेट आउट के केस में जितना मर्जी इंटरेस्ट हो सारा डिडक्टिबल होता है, लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में लिमिट है। अगर आप रिपेयर कराने के लिए या रेनोवेशन के लिए लेते हो तो 30,000 मैक्सिमम पूरे साल का, और अगर परचेज या कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है तो पूरे साल का 2 लाख इंटरेस्ट की डिडक्शन छूट आपको मिलती है। ये इनकम टैक्सेबल नहीं है। अगर इंडिया में कोई एग्रीकल्चर इनकम है कोई टैक्स नहीं है। डिविडेंड इनकम मिलती है इंडियन या डोमेस्टिक कंपनी से, जो डिविडेंड मिलता है अंडर सेक्शन 1034 कोई टैक्स नहीं है। इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड, तो 1,500 रुपए तक पर चाइल्ड इनकम क्या है,
एग्जाम्प्ट है। 2 बच्चों तक, शेयर के बच्चे 2 ही अच्छे, 2 से ज्यादा की डिडक्शन नहीं मिलेगी। अभी मैंने बोला था ग्रॉस टोटल इनकम में से गवर्नमेंट आपको कुछ कंसेशन देती है, रिलैक्सेशन देती है, तो वो डिडक्शन है। तो पहली डिडक्शन एटीसी, आपकी पर्सनल सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट जितने भी हैं, जहां भी आप पैसा सेव करते हो, जिस भी स्कीम में सेव करते हो, इन्वेस्ट करते हो, उसके लिए डिडक्शन। कि जैसे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आप पेमेंट करते हो, एसएससी सेल्फ का, स्पाउस का और चिल्ड्रन का, और कोई कवर नहीं होगा। चाहे मैरिड डॉटर है, चाहे मेजर सन है, वो मैटर नहीं करता, सबकी डिडक्शन आपको मिलेगी। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, एलआईसी का, चाहे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का, या यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, पीपीएफ में जमा करते हो, प्रोविडेंट फंड सेविंग स्कीम है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, चाहे वो 8th इशू है, चाहे वो 9th इशू है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसका भी, प्लस इस पे जो इंटरेस्ट एक्रूड होगा, अर्न्ड होगा, उसका भी, दोनों की डिडक्शन आपको मिलेगी। रिपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, हाउसिंग लोन का मतलब लोन ले रखा है मकान बनाने के लिए, परचेज करने के लिए, तो उसकी जो किस्त देते हैं, उसकी जो इंस्टॉलमेंट देते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना, इसमें आप पैसा जमा करते हो, 5 साल का कम से कम आप एफडी कराते हो किसी शेड्यूल्ड बैंक में या पोस्ट ऑफिस में, तो मैक्सिमम छूट 1.5 लाख की। अगर मान लो सब में आपने जमा किया 1 लाख बनता है तो छूट 1 लाख की मिलेगी, अगर 2 लाख बनता है तो 1.5 की मिलेगी, मतलब 1.5 लाख से ज्यादा की नहीं मिलेगी। एटीडी, अगर आप अपना मेडिकल इंश्योरेंस कराते हो, मीन्स हेल्थ का इंश्योरेंस कराते हो, 25,000 की छूट मिलेगी, प्लस पेरेंट्स, पेरेंट्स भी अगर 60 साल से कम है तो 25 की मिलेगी। अगर अपना प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराते हैं तो 5,000 इसी में इंक्लूड है, अलग से कोई छूट नहीं। ध्यान रखना, जब मेडिकल इंश्योरेंस कराएंगे तो आप चेक से पेमेंट करेंगे, और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप ये 5,000 रुपये कैश दे सकते हैं। सीनियर सिटीजन की 50,000 की है, अगर 60 साल से ऊपर है तो। दोनों की डिडक्शन मिलेगी। 25,000 मान लो मेरी फैमिली है, मैं, सेल्फ, स्पाउस और चिल्ड्रन, प्लस मेरे पेरेंट्स हैं तो उसकी अलग से, दोनों को मिला के मान लो 25 और 50 75 हो। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन सेविंग बैंक अकाउंट, जो आपका बैंक में खाता है या पोस्ट ऑफिस में या कोऑपरेटिव बैंक में सेविंग अकाउंट, तो उसके 10,000 तक के इंटरेस्ट पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। मान लो पूरे साल में 3,000 मिला तो 3,000 की मिलेगी, मैक्सिमम है ये। अगर सीनियर सिटीजन का सेविंग अकाउंट है तो 10 की जगह 50 है, बाकी से। तो ये मोटी मोटी डिडक्शन है, वैसे है तो बहुत सारी, जो यहाँ यूज होंगी वही करेंगे। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको क्या है, टैक्स में से जो छूट मिलती है उसको हम रिबेट बोलते हैं। देखो, कंसेशन आउट ऑफ टैक्स, टैक्स प्लस सरचार्ज है, उसमें से जो छूट मिलेगी उसको रिबेट बोलते हैं। अगर आपकी टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम 3.5 लाख से लेस है या इक्वल है तो 2500, तो 2500 की छूट आपको मिलेगी। 2019-20 के लिए है। अब जब भी हम इनकम टैक्स जमा करते हैं तो आपका पैन होना जरूरी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आपका एक अकाउंट ओपन हो जाता है जिसमें उनको सारा पता रहता है, तभी तो बैंक अकाउंट के साथ आपने पैन को लिंक कर रखा होता है। एक कार्ड होता है, अभी आगे बता रहा हूँ। तो पैन का मतलब, जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं टैक्स पेयर्स को कंट्री में, 10 डिजिट का नंबर होता है, अल्फा न्यूमेरिक, अल्फाबेट्स भी होंगे, न्यूमेरिक्स भी होंगे। 49 ए फॉर्म होता है अगर इंडियन सिटीजन, एनआरआई, कंपनीज, एनजीओ, ट्रस्ट वगैरह अप्लाई करते हैं। अगर फॉरेन कंपनी या फॉरेनर्स है 49 डबल है। कैसे अप्लाई करेंगे? एनएसडीएल, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, यूटीआई सिक्योरिटीज इंडिया लिमिटेड, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये 2 एजेंसीज हैं गवर्नमेंट की। nstl.gov.in पे जाकर देख सकते हैं, तो वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो लोकल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी एजेंसीज होती हैं। तो इसकी जो कॉस्ट है, 110 रुपये लगते हैं, 93 प्लस जीएसटी। 14 दिन का टाइम लगता है कार्ड बनने में, प्रिंट होने में, आपके पास आने में। तो जितने भी कम्युनिकेशन हम करेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, तो उसके लिए पैन जरूरी है। हर जगह कोट करना, लिखना जरूरी है। कुछ और ट्रांजेक्शन होते हैं वो फाइनल ईयर में डिस्कस करेंगे। तो इस तरह डमी कार्ड है, देखो 10 डिजिट का नंबर है, जो कलर है उसकी डिस्क्रिप्शन नीचे लिखी है। जैसे पहले 3 ट्रिपल ए सीक्वेंस होते हैं, ट्रिपल ए से लेकर ट्रिपल जेड, कोई भी सीक्वेंस हो सकता है, रैंडम ए बी सी भी हो सकता है, जरूरी नहीं है ट्रिपल ए, मतलब ट्रिपल ए से लेकर ट्रिपल जेड तक कोई भी लेटर आ सकते हैं। फोर्थ अल्फाबेट जो है वो शो करता है पर्सन। अभी मैंने 7 टाइप के पर्सन आपको बताए थे। जैसे इंडिविजुअल है तो यहाँ पी होगा फोर्थ लेटर पे, ट्रस्ट है तो टी होगा, कंपनी है तो सी होगा, गवर्नमेंट है तो जी होगा, एफ है तो फर्म होगा। तो इनमें से कोई भी लेटर यहाँ हो सकता है। फिफ्थ अल्फाबेट ए है, जैसे ये आपका
फर्स्ट कैरेक्टर होगा सरनेम का। मान लो मेरा नाम पंकज चौधरी है, मेरा सरनेम चौधरी है, तो यहाँ सी होगा हमेशा, और मेरे है भी सी। ठीक है, तो ये आपका जो फिफ्थ कैरेक्टर है ये शो करेगा लास्ट या सरनेम। 6 to 9 डिजिट, 1 2 3 4, ये कॉम्बिनेशन होंगे 0 0 1 से लेकर 4 टाइम 9, इनमें से कोई भी रैंडमली डिजिट सिलेक्ट हो। 10th अल्फाबेट चेक लेटर, चेक डिजिट बोलते हैं हम इसको। इसका अलग फॉर्मूला होता है कि जब इनका टोटल कर लेंगे डिजिट का, 7 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा तो उनकी एक सीक्वेंसिंग होती है, इसे लेके जेड तक उनमें से कोई भी लेटर उठाता है रिमाइंडर के बेस पे, 0 से लेकर 9 तक नंबर की वैल्यू। तो ये हमारा मैटर नहीं, मैं तो समझाना था कि है क्या। 10, अभी मैंने बोला हमारे सिलेबस में जो है टीडीएस है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। तो जो पर्सन आपका टीडीएस काटेगा उसके पास आपका पैन और उसका टैन, टैक्स काटने वाले का नंबर होता है, ऐसे कोई नहीं काट सकता। तो देखो, आइडेंटिफाइंग टैक्स डिडक्टर, ये भी 10 डिजिट का नंबर अल्फा न्यूमेरिक होता है। 49B फॉर्म है, एनएसडीएल के थ्रू अप्लाई करेंगे, फीस 65, बाकी सेम है। तो जो भी टीडीएस काटेगा, चलान, चलान का मतलब जब आप डिपॉजिट करोगे जो स्लिप होती है उसको हम चलान बोलते हैं, डिपॉजिट करने के लिए उस पर लिखना जरूरी होता है, और बैंक भी बिना टैन के चलान एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो देखो क्या एप्लीकेबल होगा टैन, जो अपना अकाउंट ऑडिट कराते हैं और टीडीएस काटते हैं उनको टैन लेना जरूरी है, जो नहीं काटते ना ले, वो टीडीएस ही नहीं काट सकते जो अपने अकाउंट ऑडिट नहीं कराएंगे। तो टैन को इस तरह से देखो, ये 10 डिजिट का नंबर है, जो नीचे डिस्क्रिप्शन है, जो कलर है वो नीचे 1 2 3 अल्फाबेट्स, पहले 3, ये ज्यूरिसडिक्शन, जैसे दिल्ली का मान लो कंपनी है तो DEI, दिल्ली हो गया। एक्स, फोर्थ कैरेक्टर जो होता है, फोर्थ अल्फाबेट, पैन की तरह नहीं होता कि उसमें बताया था पर्सन को आइडेंटिफाई करता है, यहाँ पे कंपनी का जो भी, जैसे कंपनी का नाम XYZ लिमिटेड है तो देखो एक्स पहला कैरेक्टर आएगा। 5 to 9 डिजिट के 5 जो होंगे, इनकी सीक्वेंसिंग होगी 0001 से लेकर 9999 तक। 10th अल्फाबेट जैसे वहाँ चेक डिजिट था वैसे ही यहाँ पे चेक डिजिट होगा। चलान मैंने अभी बताया कि गवर्नमेंट ने अब तो सारा ऑनलाइन प्रोसेस कर दिया, इसके लिए पूरा ऑनलाइन टैक्स अकाउंटिंग सिस्टम है। सारा टैक्स डिडक्शन, कलेक्शन, रिफंड सब क्या है, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए, ह्यूमन इंटरवेंशन को कम करने के लिए, कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए ई चलान जनरेट होता है एनएसडीएल के थ्रू। तो चलान के 3 टाइप्स हैं, 280, 281, 282। जब इनकम टैक्स में अपना डिपॉजिट कराऊंगा तो 280 टीडीएस डिपॉजिट कराएंगे या टीसीएस। इसके अलावा जो फालतू के टैक्सेस हैं जैसे एसटीटी, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, जब शेयर मार्केट में आप शेयर सेल परचेज करते हैं, तो अदर डायरेक्ट टैक्सेस, उसके लिए जमा कराने के लिए 282। तो यहाँ बात सिर्फ 281 की करेंगे हम। तो कंप्लायंस प्रोसीजर देखो क्या है, किसके लिए यूज होता है। देखो, टीडीएस अगर डिडक्ट किया प्रॉपर्टी को छोड़ के, अगले महीने की 7 तारीख को जमा कराना। अगर प्रॉपर्टी का है तो अगले महीने की 30 तारीख को जमा कराना। और मार्च वाला क्योंकि अकाउंट फाइनलाइजेशन होता है इसलिए एक ग्रेस दे दिया कि 30 अप्रैल तक आप जमा करा सकते हैं। अगर आप डिफॉल्ट करेंगे तो 1.5% जो है डेट ऑफ रिडक्शन से इंटरेस्ट चार्ज होगा, एक दिन भी ऊपर है पूरे महीने का एंड पार्ट ऑफ दी। तो एनएसडीएल की साइट पे जाओ, उस पर सबसे पहले आपको कंपनी डिडक्टी कौन है, अगर कंपनी है तो 20 डालना, नॉन कंपनी है तो 21 डालना। 4 कॉलम होंगे इसलिए 4 डिजिट दे रहे। असेसमेंट ईयर लिखना है 2019-20 या 2021 जो भी है। 10 नंबर लिखना है। अगर आपका रेगुलर ट्रांजेक्शन है टीडीटीएस का, मतलब रेगुलर का मतलब आप काटते हो जमा कराते हो, लेकिन अगर मान लो गवर्नमेंट का कोई नोटिस आया तो 400 लिखना। नेचर ऑफ पेमेंट आप सिलेक्ट करेंगे, टीडीएस किस पे काटा आपने, कमीशन पे काटा, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे काटा, प्रोफेशनल फीस पे काटा, रेंट पे काटा, सैलरी पे काटा है, तो नेचर ऑफ पेमेंट पूरी डिटेल इसकी दे देंगे सर। उसके बाद बैंक आपको सिन नंबर, आफ्टर फिलिंग द बैंक डिटेल्स डाल देंगे, आप काउंटर फाइल जनरेट हो जाएगी CIN, चालान आइडेंटिफिकेशन। तो देखो ये मैंने बता दिया आपको, आप कैसे अपने ये इस तरह चलान होता है, मैनुअल भी ऑफलाइन भी सेम है। देखो सब कुछ मेंशन है जो आपको पता है। तो 2 मोड्स होते हैं, सीन बेस एंड टैन बेस। सीन बेस पे जाएंगे तो आप देखो एंटर द डिटेल्स कि आप स्टेटस चेक कर सकते हैं, PSR कोड, बैंकिंग सर्विसेज रेगुलेशन कोड ये आपको मिलेगा, चलान डेट, चलान सीरियल नंबर और अमाउंट। टैन में आप क्या है, टैन नंबर और चलान डेट डालोगे तो उससे आ जाएगा, स्टेटस आप देख सकते हैं। तो दिस इज फ्रॉम माय साइड। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे,
कमेंट्स भी करेंगे जो भी आपकी वैल्यूएबल, सो दैट कि और मैं इंप्रूव कर सकूं। फेसबुक पे जाके आप मेरे पेज को भी देख सकते हैं, वहाँ पे करंट इन्फॉर्मेशन जो है सारी मैं शेयर करता हूँ। तो हैप्पी लर्निंग, नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे टीडीएस में। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।